हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और हमारे चैप्टर नंबर 3 का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, विद्युत धारा हमारे चैप्टर का नेम है। देखिए बेसिकली हमने देखा था कि 12th फिजिक्स की हमारी जो फर्स्ट बुक है, ठीक है, फर्स्ट बुक जो है उसे हमने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा हमने देखा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का प्रारंभ हमारा इस चैप्टर से बेसिकली माना जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हमने जो हमारे चैप्टर्स है प्रीवियसली उनमें कर लिया है। उनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी और ऐप पर भी आपको सारी की सारी वीडियोस और नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली देखिए यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स थे जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा हमने और उसके बाद हमने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा, विभवांतर, और उसके बाद हमने पढ़ा धारिता के बारे में। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम करके आ चुके हैं कहाँ पर, हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में। अब हमारा थर्ड चैप्टर है। देखिए बेसिकली हमने देखा था कि जो आवेश है वो गति के आधार पर बेसिकली 2 तरह की गतियों में हो सकता है, बेसिकली 3 तरह की हो सकता है, लेकिन गति के आधार पर देखें तो या तो वो विरामावस्था पर होगा, ठीक है, या तो विरामावस्था में होता है आवेश, या तो वो विरामावस्था में होगा या फिर वो गतिमान अवस्था में होता है। ठीक है, आवेश जब गतिमान अवस्था में होता है और जब विरामावस्था में होता है, तो विरामावस्था में होता है तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी होती है। यहाँ पर 2 चैप्टर्स थे, वहाँ पर हमने ये कंसिडर किया था कि आवेश हमारा कैसा है, विरामावस्था में है, यानी कि उसका वेग कुछ भी नहीं है, वेग कितना है, 0 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये चीज़ हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी कि प्रीवियस 2 चैप्टर्स में। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में। अब हम एंटर कर रहे हैं, आवेश हमारा गतिमान अवस्था में आ जाएगा, गतिमान अवस्था में आवेश हमारा आ जाएगा और यहाँ पर बेसिकली इस थर्ड चैप्टर में आवेश जो हमारा गतिमान अवस्था में आएगा तो वो नियत वेग से आएगा। वेग कैसा होगा, नियत होगा, और त्वरण कैसा होगा, त्वरण जो है वो 0 होगा। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और अगर ऐसा हो जाता है तो उसे हम स्टडी करेंगे विद्युत धारा के अंदर। ठीक है, हालांकि वी हमारा त्वरित गति भी करेगा, लेकिन वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स वगैरह है वहाँ पर भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो है जब आवेश हमारा त्वरित गति से चल रहा होता है तो वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ जो है ऊर्जा भी विकिरित करता है, लेकिन जब वो नियत वेग से चल रहा होता है, त्वरण 0 होता है, तो उस केस में वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो आगे के चैप्टर्स जो है वो हम बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पर स्टार्ट करने वाले हैं कि आवेश हमारा गतिमान अवस्था में है और वेलोसिटी यानी कि नियत वेग से गतिमान अवस्था में है, जहां पर उसका त्वरण कैसा है, 0 है। ठीक है, तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, इसे आपने 10th क्लास में स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन लिया था, जहां पर आपने विद्युत धारा की परिभाषा देखी थी। तो उसी परिभाषा से हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्युत धारा की परिभाषा जैसी रटी रटाई परिभाषा हमारी होती है कि आवेशों के प्रवाह की दर, ठीक है, आवेशों के प्रवाह की दर ही क्या होती है, प्रवाह की दर, यही क्या होती है, यही तो होती है विद्युत धारा। ठीक है, जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने 10th क्लास में, देखिए विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों में प्रवाह की दर, यानी कि कितना आवेश यूनिट टाइम के अंदर फ्लो हो चुका है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सिंबल होता है, धारा को आई से दिखाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है वो क्या होगी, आवेशों में प्रवाह की दर, यानी कि कितना आवेश बह चुका है यूनिट टाइम में, तो आवेशों को हम क्यू से दिखाते हैं और बटे में हम उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने देखा था और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि जब भी किसी भी चीज़ की दर निकालनी हो तो हम उसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली आवेश में प्रवाह की दर देखनी है समय के सापेक्ष, तो हम वहाँ पर क्या देखेंगे, क्यू बटे में टी कर देंगे। तो हमारे पास ये सिंपल सा फॉर्मूला, देखिए ये तो बेसिक चीज़ है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, आई बराबर क्यू बटे में टी। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सी बात, विद्युत धारा, इसे आप लिख लेंगे, ये है विद्युत धारा और Q है आवेश की मात्रा जो कि t समय में फ्लो हुआ है, और T है हमारा टाइम यानी कि समय। ठीक है, तो इससे अगर हम यूनिट देखें, विद्युत धारा की यूनिट देखें तो ऐसा यूनिट अगर हम देखें बेसिकली, तो देखिए इसकी क्या होती है, कूलम बटे में सेकंड।
ठीक है, समय की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब बटे में सेकंड। और बेसिकली हमें पता है कि विद्युत धारा की जो यूनिट होती है इसे हम एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी विमा देखें, अगर हम इसकी विमा देखें तो इसकी जो विमा हो जाती है वो क्या हो जाती है यहाँ पर, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की, क्योंकि विद्युत धारा मूलभूत राशियों में जो है शामिल की गई है, तो इसकी विमा क्या होती है, ए, यानी कि एम्पियर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। तो बेसिकली ये चीज़ नोट कर लेंगे फटाफट से कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, यानी कि आवेश में प्रवाह की दर I बराबर Q बटे में T। ठीक है, तो जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से एक चालक है। ठीक है, इस टाइप से एक चालक है, इस चालक में हम एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया, इससे लंबवत और एकांक समय में कितना आवेश किसी पॉइंट से, इसके एक पॉइंट से गुजर गया है। ठीक है, मान लीजिए आवेश फ्लो हो जा रहा है, एक सेकंड में इससे कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो में, वही होता है आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि T1 टाइम था, T1 से लेकर T2 टाइम के अंदर मान लीजिए जो आवेश फ्लो हुआ, ठीक है, उसे हम डेल्टा Q ले लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, डेल्टा Q आवेश ले लेते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बटे में डेल्टा T। ठीक है, ये हो जाता है एवरेज I का फॉर्मूला। यानी कि अगर आप बोलना चाहे सिंपल सी बात, तो किसी चालक के दिए गए बिंदु या अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में गुजरने वाला जो आवेश होता है, मान लीजिए अगर हमने देखा कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम धारा की वैल्यू क्या लेंगे, डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा टी। अब देखिए इसी के साथ कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन, कि जो विद्युत धारा होती है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आती है कि जो भी हमारी भौतिक राशि होती है, देखिए विद्युत धारा एक भौतिक राशि है। ठीक है, जो भी हमारी भौतिक राशि होती है उसे हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी में, या तो वो क्या होती है, या तो वो अदिश होती है, या तो वो अदिश राशि होती है, और या फिर वो कैसी राशि होती है, या फिर वो सदिश राशि होती है। लेकिन जो अदिश राशि होती है, देखिए अदिश राशि में तो केवल उस वस्तु का यानी कि उस क्वांटिटी का सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ परिमाण होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं वैल्यू या मैग्नीट्यूड। ठीक है, अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और सदिश राशि में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा प्लस उसकी दिशा होगी। और केवल इतना ही नहीं, तीसरी एक और कंडीशन है जो बच्चे अक्सर जो है मिस कर जाते हैं, कि तीसरी एक ऐसी और कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो वो हमारी राशि सदिश राशि नहीं होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए, साथ ही साथ एक और चीज़ होनी चाहिए कि वो सदिश के योग के नियम की पालना करनी चाहिए। ठीक है, सदिश के योग के जो नियम हैं उनकी पालना भी उसे करनी होगी। ठीक है, अगर इनकी पालना वो कर देती है राशि, तो वो सदिश कहलाएगी। अब देखिए हमारी विद्युत धारा के केस में क्या होता है, तो सिंपल सी बात देखिए, हमारी जो विद्युत धारा होती है ना, उसके अंदर वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, वैल्यू होती है यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है ये, यानी कि दिशा भी इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन तीसरी चीज़ इसमें नहीं होती कि वो सदिश के नियम की पालना नहीं करती है। इसके लिए ना तो ये अदिश राशि होती है और ना ही ये अदिश राशि होती है, क्योंकि अदिश तो बोलती है कि सिर्फ परिमाण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू और डायरेक्शन भी है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि वैल्यू और डायरेक्शन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको सदिश के योग के नियम की पालना भी करनी होगी। तो हमें पता है कि हमें जो है इसको, अगर हम सदिश का नियम की पालना इसे करवाते हैं तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा जो है वो साधारण बीजगणितीय नियमों की पालना करती है। कैसे, देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर देखते हैं। वैसे हम ये किर्चॉफ का फर्स्ट लॉ है, वहाँ भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि बेसिकली क्या होता है। मान लीजिए इस टाइप से हमारे पास जो है एक करंट इधर आ रही है I1, और एक जो है धारा इधर बह रही है I2, और ये धारा, इनकी डायरेक्शंस पर थोड़ा ध्यान दें। अगर इस संधि की बात करें, हम इस पॉइंट पर बात करें, तो I1 इसकी तरफ आ रही है, I2 इसकी तरफ आ रही है, लेकिन इससे निकल रही है I3। तो यहाँ पर बेसिकली अगर
अगर हम विद्युत धारा को सदिश राशि माने तो इन दोनों का परिणामी होना चाहिए I3 के बराबर। परिणामी होगा तो I1 और I2 के लिए हमें सदिश के योगफल का नियम लगाना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो साधारण बीजगणित का नियम लग जाता है, साधारण बीजगणित का नियम लग जाता है, यहाँ पर सदिश नियम नहीं लगता है। यानी कि इनका परिणामी नहीं निकालना पड़ता, बल्कि इनको डायरेक्टली जो है इनको ऐड कर दिया जाता है। यानी कि टोटल आने वाली धाराएं बराबर होगी यहाँ से निकलने वाली यानी जाने वाली धाराओं के। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें साधारण बीजगणितीय हमें योग करना होता है, सदिश योग हमें नहीं करना होता है। यानी कि विद्युत धारा जो है वो साधारण बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है, ना कि सदिश के योग के नियम का। ठीक है, यानी हम ये माने कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा को क्योंकि निकल रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन में ले, -I3 ले, तो ये टोटल क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि जितनी आ रही है उतनी ही जो है जाएगी। टोटल इनका परिणामी नहीं आएगा। देखिए अगर हम परिणामी की बात करें तो I2 और I3 का परिणामी भी उसी डायरेक्शन में आएगा। मान लीजिए इस डायरेक्शन में ही I1 I2 आएगा, यानी I1 और I2 का परिणामी, और I3 भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो नेट तो कुछ ना कुछ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि नेट तो हमारा कितना है, 0 है। जितनी आ रही है कलेक्ट हो रही है उतनी ही जा रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली यहाँ से हमें ये पता चला कि विद्युत धारा जो है वो सदिश के योग के नियम की पालना नहीं करती है, इसलिए ना तो वो सदिश राशि है और ना ही वो अदिश राशि है। तो इसके लिए अब ये कौन सी राशि है, तो इसके लिए बेसिकली या तो हम अदिश वर्ड यूज़ करेंगे, या तो आप अगर सिंपली या तो कहना चाहें तो अदिश कह सकते हैं, क्योंकि अदिश में सिर्फ परिमाण और इसके पास वैल्यू है। ठीक है, बाकी सदिश के लिए तो ये जो है एप्लीकेबल नहीं है, यानी सदिश के नियम तो इस पर नहीं लग सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए एक और शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं तीसरी कौन सी राशि, प्रदिश राशियां होती हैं, जो ना तो अदिश होती हैं ना सदिश होती हैं, उनको हम प्रदिश राशियां बोलते हैं। और प्रदिश राशि का एग्जाम्पल है हमारे पास कौन सा, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वहाँ 11th क्लास में भी आपने जब राशियों के बारे में पढ़ा था, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, वहाँ आप समझ रहे थे कि प्रदिश राशियाँ क्या होती है। वो आपको यहाँ समझ में आएगा कि एक ही एग्जाम्पल लगभग होता है प्रदिश राशियों का, और वो कौन सा, विद्युत धारा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमने समझ लिया है आपने विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हमारा चैप्टर जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और हम देखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूविंग स्टेज में आ चुके हैं, तो हमें कुछ चीज़ें देखनी होगी कि उनका वेग देखना होगा। ठीक है, उन पर लगने वाला त्वरण देखना होगा, उन पर लगने वाले बलों का इफेक्ट देखना होगा, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर लगाएंगे उनका इफेक्ट देखना होगा। सब चीज़ें हमें गतिमान अवस्था के लिए अब देखनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है अपवहन वेग। ठीक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है अपवहन वेग, लेकिन उसके लिए अपवहन वेग यानी इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट में उस पर जो है किस तरह का उसका वेग होगा, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास चालक है, बेसिकली हमारे पास जो चालक होता है, देखिए हमारे पास कोई भी चालक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक चालक है। ठीक है, ये हमारे पास चालक है। चालक के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो आपके सबसे पहले आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एटम है, तो उसके बाह्यतम कोश में, सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस नाभिक से लगभग मुक्त अवस्था में होता है। ठीक है, इसके नाभिक से हालांकि काफ़ी डिस्टेंस पर रह गया, इसलिए अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है, इसलिए ये लगभग जो है मुक्त अवस्था में रहता है। हालांकि इस चालक पदार्थ से बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर ही रहता है, लेकिन लगभग मुक्त अवस्था में रहता है। थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो फुदक करके बाहर चला जाएगा, यानी कि इसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि अपने एटम से लगभग फ्री होकर के बैठा है, लगभग इजाज़त, लगभग परमिशन लेके बैठा है। थोड़ी सी भी रास्ता दिखा, थोड़ा सा भी एनर्जी मिली तो निकल करके बाहर चला जाएगा, छुट्टी ग्रांटेड करके बैठा है। ठीक है, यह चीज़ हमें समझ में आ गई। यानी कि चालक के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहाँ से अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इसे इस टाइप से दिखाते हैं कि एक पॉजिटिव एटम और इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चालक के लिए हम इस कॉन्सेप्ट में दिखाते हैं कि एक चालक में इस टाइप की कंडीशन बनी हुई होती है। ठीक है, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन अभी इससे सेपरेट नहीं हुए हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में बैठे हैं, तो हम इसको कुछ इस टाइप से दिखा देते हैं। ठीक है, इस टाइप से दिखा देते हैं। ये हमारे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स,
मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो पॉजिटिव एटम्स बच गए इन्हें हम कर्नेल कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बेसिकली पॉजिटिव एटम हमारे पास और इलेक्ट्रॉन इस टाइप से रहते हैं। ऐसा केस हो गया जब हमने कोई भी चालक लिया, उसके अंदर हमने झांक के देखा तो ऐसी परिस्थिति उसके अंदर बनी हुई होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी चालक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब क्या होगा। अब देखिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, मान लीजिए E0 था स्टार्टिंग में, या E मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस चालक को ले जा करके रख दिया, ठीक है, इस चालक को ले जा करके रख दिया। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए इसी पर ही लगा लेते हैं, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो सारे पॉजिटिव जो है यहाँ पर आकर के इकट्ठा होना चाहेंगे, और सारे के सारे नेगेटिव जो है उनके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो सारे के सारे नेगेटिव यहाँ पर आकर के इकट्ठा होना चाहेंगे। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेगेटिव्स यहाँ आ जाएंगे और पॉजिटिव यहाँ आ जाएंगे, यानी कि प्रेरित। अब देखिए, प्रेरित हो गए ऐसा, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से जो है क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे EI, यानी कि इंड्यूस्ड है, प्रेरित हो गया है। कैसे प्रेरित हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया था जिसके कारण पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव पर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लगा, जिससे नेगेटिव चार्जेस इधर आकर के कलेक्ट हो गए और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो उधर जा कर के कलेक्ट हो गए। ऐसी कंडीशन हमारी बन गई। और देखिए यहाँ पर देखिए, सिंपली यहाँ पर तो हमने कुछ अप्लाई नहीं किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली स्टार्टिंग में हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पर तो E नेट ऑब्वियसली ज़ीरो था, ठीक है, E नेट ऑब्वियसली ज़ीरो था क्योंकि यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। लेकिन अगर हम नेट देखें, बेसिकली देखिए E जो है वो EI के बराबर होगा, क्योंकि इसके कारण ही इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, तो ये इसके बराबर होगा। तो अगर हम E नेट देखें ये इस डायरेक्शन में और ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स नेट E नेट हमारा मतलब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि आप अगर किसी चालक को सीधा ले रहे हैं कुछ नहीं होगा, अगर आपने उसको बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में रख भी दिया तब भी उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इसको एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आपको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको ई बाहर देने से कोई भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपने मान लिया कि आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तीसरा केस लेते हैं कि मान लीजिए हमने इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसी टाइप से जैसा आप देख रहे हैं इसी टाइप से हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। हमने इसको क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इस बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में है तो वही सेम कार्य होगा। यहाँ से सारे के सारे नेगेटिव इस टर्मिनल पर जैसे यहाँ पर आ गए हैं वैसे आएंगे और इस टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये ई बाह्य यानी कि ये बेसिकली बैटरी के कारण लगा है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखिए, अब क्या ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं रुकेंगे क्या, ये इस तार के माध्यम से होते हुए इस बैटरी में चले जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव से प्यार दिखाने के चक्कर में यहाँ से इस बैटरी के अंदर चले जाएंगे और ये धनावेश भी क्या होगा, इस बैटरी के माध्यम से इस वायर के माध्यम से, इस चालक तार के माध्यम से इस बैटरी के अंदर चला जाएगा और हमारा आवेश का फ्लो हो जाएगा स्टार्ट, यानी कि हमारी विद्युत धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। विद्युत धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि एक चालक होता है, उसके अंदर किस टाइप से हम बैटरी कनेक्ट करके और उसी के आवेश के अंदर प्रवाह डाल देते हैं। पहले वो आवेश मूवमेंट नहीं कर रहा था, अब आवेश का प्रॉपर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बैटरी ने कोई भी आवेश दिया नहीं है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बैटरी हमने लगाई है, दैट मीन्स बैटरी के कारण आवेश फ्लो हो गया, यानी बैटरी आवेश दे रही है और वो फ्लो हो करके वापस से बैटरी के अंदर जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बैटरी के अंदर इस चालक से आवेश जा रहा है, यानी कि बैटरी आवेश देती नहीं है, बल्कि बैटरी उन आवेश को फ्लो कराने में, उनको गतिमान अवस्था में लाने में सहायक होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से।
तो देखिए अब अगर हम इस पर बल देखना चाहें, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर इस ई बाह्य के कारण जो बल लगेगा, हमें पता है कि जो बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, बल जो लगता है वो क्यू ई के बराबर होता है, ठीक है। क्यू हमारा यहाँ पर माइनस है, यानी कि माइनस क्यू ई के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो ई की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो माइनस, और आवेश कितना है ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फोर्स जो इस पर लग रहा है, ठीक है। अब देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, F बराबर एम ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एम ए बराबर माइनस ई ई। तो यहाँ पर देखिए त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, तो हम ई को, सॉरी, जो हमारा एम है उसको डिवीजन में ले आएंगे, यानी कि यहाँ पर बटे में ले आएंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई बटे में एम। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ त्वरण एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर एक त्वरण लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बटे में एम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और एम हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यानी कि यहाँ पर तो एक त्वरण काम कर रहा है, ये इसका त्वरण है, त्वरण की वैल्यू है। लेकिन 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 हमने देखा कि जहाँ पर विद्युत धारा फ्लो होगी, हमने इस जो पूरा का पूरा ब्रांच लेकर के चल रहे हैं इसमें हमने कंसीडर किया है कि ए हमारा शून्य होना चाहिए और वेग हमारा नियत होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, बस ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको पकड़ाना है एक बार, उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम रुकेंगे ही नहीं चैप्टर खत्म करने तक। एक बार ये टॉपिक अगर आपकी पकड़ में, अगर आपकी मुट्ठी में आ गया कि यहाँ पर तो एक त्वरण आ रहा है, त्वरण की वैल्यू आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो हो रही है, लेकिन एक त्वरण हमारे पास मिल रहा है, हमें मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर त्वरण तो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो रहा है, तो इस चीज़ को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिंपल सी बात देखिए, एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है, सिंपली देखिए, जो हमारा चालक होता है, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, बेसिकली स्टार्टिंग में हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, ऐसा हम अगर सोचें तो बेसिकली देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी गंभीर रूप से, इतनी फास्ट जो है वेलोसिटी से, इतनी फास्ट स्पीड से वो क्या करता है, फटाफट मूवमेंट करता है, यानी कि इसके अंदर जो है यादृच्छिक गति करता है। लेकिन यादृच्छिक गति कैसे करता है, ये आपस में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे जो है पॉजिटिव एटम्स भी हैं, जिसे हमने कर्नेल बोला था, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है, इससे टकराता है और अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, आसपास जो भी तापीय ऊर्जा है उसको कलेक्ट करता है, यहाँ से पुनः चलता है, लेकिन आगे फिर किसी कर्नेल से टकरा जाता है और अपनी एनर्जी वहीं गवा बैठता है। फिर वो क्या करता है, यहाँ से जो है तापीय ऊर्जा लेता है और फिर चलता है और यहाँ पर अपनी ऊर्जा गवा बैठता है। इस टाइप से ये टकरा के और वापस क्या आ जाता है, वहीं आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि वो मूवमेंट तो कर रहा है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से गतिमान तो है, लेकिन यादृच्छिक गति कुछ इस टाइप से कर रहा है कि उसकी जो नेट जो उसकी यू है वो कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, कि यानी कि यू जो उसकी यू एवरेज होगी वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यादृच्छिक गति कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस से वहीं आ जाता है जहां पर वो पहले था, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यादृच्छिक गति कर रहा है, ठीक है। कैसी गति कर रहा है, यादृच्छिक गति कर रहा है, यानी कि यू एवरेज का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर U1, U2, U3, U4, U5, U6 है, यानी कि बहुत सारे अगर हम उसके वेग देखें, बहुत सारे वेग देखें तो सारे वेग अंत में जाकर के कैसे हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो वापस से वहीं आ जाता है। तो यू एवरेज हमारा क्या हो जा रहा है, शून्य हो जाता है, ठीक है, शून्य हो जाता है। अब देखिए, अब ये केस था जब तक हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की थी। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा जिसे हम बोलते हैं अपवहन वेग, ठीक है। अपवहन वेग अक्सर क्या होता है, अक्सर जो मैंने देखा है काफ़ी वीडियोस में, बेसिकली अपवहन वेग का जब डेरिवेशन करा रहे होते हैं बाकी सब लोग, तो वो क्या करते हैं, एकदम से डेरिवेशन करते करते बीच में ये कॉन्सेप्ट ले आते हैं जहाँ पर एक त्वरण निकाल लेते हैं और इस त्वरण को उस डेरिवेशन में यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर डाउट तो ये होना चाहिए ना कि वेग तो नियत है, त्वरण तो हमें 0 लेकर के चल रहा है, फिर ये त्वरण, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कैसे कर पाते हैं डेरिवेशंस में। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर आपको समझाना है कि
बेसिकली स्टार्टिंग में जब हमने किया तब हमारा यू एवरेज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, वो वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, ये कब, ये कौन सा वाला केस है, जब तक हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की है। अब देखिए, अब मान लीजिए हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सिंपल सा बोलूँ कि यहीं से यादृच्छिक गति तो वहाँ भी होगी, इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति तो वहाँ भी होगी। इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर बहुत सारे कर्नेल्स हैं मान लीजिए, ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव एटम्स है, पॉजिटिव को मैंने स्टार से दिखाया एक बार। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करके यहाँ जाता है, अपनी एनर्जी लॉस करता है, यहाँ पर जाता है, अपनी एनर्जी लॉस कर देता है, यहाँ पर ठीक है, जाता है, अपनी एनर्जी लॉस कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो थोड़ा सा यहाँ आकर के यहाँ वापस आ जाता है, यानी थोड़ा सा तो उसमें मूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा तो वो आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी कि यादृच्छिक गति तो हो रही है, लेकिन इस ई बाह्य के कारण जहाँ पर वो रुका है वापस वहीं पर आने के बजाय उसे थोड़ा सा आगे बढ़ करके रुकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ करके रुकता है, और ये जो आगे बढ़ने की स्पीड होती है ये बहुत ही कम होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इस स्पीड से, यानी कि वो गति तो इस स्पीड से कर रहा है, लेकिन आगे जो वो बढ़ रहा है वो इस स्पीड से बढ़ रहा है, जो कि बहुत 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 कम है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चली, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा हो क्या रहा है, ई बाह्य उसे आगे जाने पर मजबूर क्यों कर रहा है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात अभी हम देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, चलता है यू वेग से चलता है, मतलब थोड़ी सी तापीय ऊर्जा जो है गेन करके चलता है, और फिर किसी कर्नेल से टकरा करके जो है वापस अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। ठीक है, ऐसा केस तो हमारा सिंपल स्टार्टिंग में हो रहा था, हमारा ऐसा केस हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टार्टिंग में चलता है और किसी कर्नेल से टकरा करके जो है वो वापस वहाँ पर आ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए फिर से वो अपनी ऊर्जा कलेक्ट करता है, और यहाँ पर उसे एक थ्रस्ट मिलती है, किसके कारण, ई बाह्य के कारण कितना मिलता है, ए त्वरण के साथ टी टाइम में उसे कुछ और वेग मिलता है, यानी कि अब उसका वेग v1 हो जाता है। ठीक है, अब उसका वेग v1 हो जाता है, u + at, इतना वेग और मिल जाता है। ये वाला जो त्वरण है, इस त्वरण के कारण उसको वेग तो मिलता है, लेकिन फिर बेचारा किसी कर्नेल से टकरा जाता है और अपनी सारी की सारी ऊर्जा उसे दे डालता है। ठीक है, अब क्या होता है, फिर चलता है बेचारा U2 से चलता है बेचारा, फिर चलता है U2 से, और यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसे AT त्वरण के साथ इतना वेग देता है, और फिर बेचारा किसी कर्नेल से टकरा जाता है। यानी कि यहाँ पर त्वरण तो मिल रहा है, त्वरण तो उसके वेग में बढ़ोतरी कर रहा है, लेकिन फिर से वो जीरो होता जा रहा है, और नेट अगर हम देखें तो नेट स्पीड से सिर्फ इतना कुछ करने के बाद जब वो आखिर में रुकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ा होता है। ठीक है, इतनी फिक्स स्पीड से वो आगे बढ़ा होता है, यानी कि यहाँ पर त्वरण होते हुए भी त्वरण नहीं है, त्वरण हमें पता है कि त्वरण इतना लग रहा है। ठीक है, ये त्वरण लग रहा है हमें पता है, लेकिन कर्नेल से टकराने के बाद वापस उसका वेग शून्य हो जाता है, यानी त्वरण लग तो रहा है लेकिन फिर भी त्वरण 0 हो जाता है वापस से। यानी कि यहाँ पर हमें चीज़ पता चली कि ये सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁴ इस कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमने त्वरण का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ किया, ये चीज़ आपको पता है, और अभी हमने यूज़ भी कहाँ किया है, अभी तो हमने देखा है कि इस टाइप का एक त्वरण होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अपवहन वेग का कॉन्सेप्ट, और यही इसका अपवहन वेग है। ठीक है, यही इसका अपवहन वेग है, यही जो वेग है ना 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, कि किस वेग से वो आगे बढ़ रहा है वही होता है उसका अपवहन वेग। ठीक है, यही जो डेरिवेशन है अभी हम करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात देखिए, अब हम इस चीज़ की बात नहीं करेंगे कि किस टाइप से वो यादृच्छिक गतियाँ कर रहा है, हमें पता है कि गति कर रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि नेट कितना आगे बढ़ रहा है, इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपवहन वेग। अब देखिए हम टॉपिक देखते हैं अपवहन वेग। तो सिंपली देखिए, हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है हमारा,
हमें देखना है एक्चुअल में हम यहाँ पर दो क्रमागत टक्करों के मध्य देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक कर्नेल था, ये इससे टकरा गया, ठीक है, ये इससे टकरा गया यानी एक टक्कर हो गई और दूसरी टक्कर हमारी यहाँ होने वाली है, ठीक है। अब इन दोनों टक्करों के मध्य का जो समय होता है, ठीक है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं विश्रांति काल, ठीक है, उसे हम बोलते हैं विश्रांति काल, विश्रांति काल। और इसे हम इस टाइप से शो करेंगे टो से, ठीक है, टो से शो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें मान लीजिए हमें टो 1 टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकरा गया, इससे पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं, इससे टकराने के जस्ट बाद से स्टार्ट होकर के नेक्स्ट टक्कर के बीच की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए फिर से अपनी एनर्जी कलेक्ट करता है और u1 वेग से प्रारंभ करता है, u1 वेग से प्रारंभ करता है और इस पर एक a त्वरण लगता है, जिसके कारण इस टो 1 टाइम में ये क्या करता है, जो इसका जो v1 होता है, v1 क्या हो जाएगा, u1 प्लस a टो 1, ठीक है। दूसरे कोई इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं या इसी की इसके बाद जो दूसरी टक्कर है उसके लिए देखते हैं बेसिकली। तो v2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, देखिए फिर से कोई इलेक्ट्रॉन है और क्या करता है, यहाँ पर टकरा गया और उसके बाद u2 वेग से पुनः प्रारंभ करता है, a त्वरण लग रहा है और पुनः यहाँ पर एक टक्कर हो जाती है टो 2 टाइम के बाद, ठीक है। इसी टाइप से n इलेक्ट्रॉन के लिए यानी nवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, चलता है, टक्कर होती है यहाँ पर और पुनः n वेग से स्टार्ट करता है और टो n टाइम में दूसरी टक्कर हो जाती है और यहाँ पर इसके ऊपर a त्वरण लग रहा है और इस a त्वरण की वैल्यू हमारे पास है -e/m, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात, अपवहन वेग क्या होगा, अपवहन वेग हमने देखा कि हमने ये नहीं देखना कि कितनी टकरें हुई, हमें देखना है कि नेट टक्करों के बाद उसको टोटल कितनी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ा है, यानी कि इन सारी वेलोसिटीज़ का औसत निकल करके आएगा हमारे पास हमारा जो अपवहन वेग होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए v2 हमारे पास क्या बनेगा, v2 हमारे पास बनेगा u2 प्लस a टो 2, ठीक है। इसी टाइप से v3 भी बन जाएगा, ठीक है, और ये विश्रांति काल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी टाइप से vn हमारे पास क्या बनेगा, un प्लस a टो n, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात, ये ध्यान दीजिएगा, ये विश्रांति काल है। विश्रांति काल यानी कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा हुआ समय है, ये दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा हुआ समय है। अब देखिए हमने प्रारंभिक स्थिति में पढ़ा था कि u एवरेज कितना होता है, 0 होता है, यानी कि जब त्वरण नहीं लग रहा, u एवरेज यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3, जब वो प्रारंभिक स्थिति में सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, तब उसका जो u एवरेज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए अपवहन वेग को हम जो है इससे दिखाते हैं ud से या vd से दिखाते हैं, vd से, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे बोलते हैं, यानी कि इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो vd से दिखाते हैं, ये होगा इन सभी का एवरेज, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 से लेकर के vn बटे में n, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यूज रख देते हैं हम बेसिकली। v1 हमारा क्या है, u1 प्लस a टो 1 और यहाँ पर फिर बाकी की वैल्यूज रख देंगे, u2 प्लस जो है सभी की वैल्यूज हम रख देंगे यहाँ पर सभी v के लिए, और हम यहाँ पर vn की वैल्यू भी रख देते हैं un प्लस a टो n, ठीक है, और बटे में हो गया हमारा n। अब देखिए u1 u2 और un इन सभी को अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर a कॉमन लेकर के बाकी सबको अलग कर देते हैं। तो देखिए u2 प्लस u3 सॉन अप टू un, ये हमने अलग कर लिया और प्लस में हमारे पास है a टो 1 प्लस a टो 2, यहाँ से लेकर के a टो n तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास बच गई है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली चीज़ आपने नोट कर ली होंगी, ठीक है, ये वाली चीज़ आपने नोट कर ली होगी। अब देखिए बस इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर u1 u3 प्लस सॉन अप टू un बटे में n, इसको और इसको अलग कर लेते हैं। प्लस a इन सभी में कॉमन है तो a हम कॉमन ले लेते हैं और बाहर आ जाता है, अंदर रह जाता है हमारे पास। इस टाइप से सभी के सभी विश्रांति कालों का हमने क्या कर लिया, योग कर लिया,
ठीक है, योग कर लिया बटे में n, ठीक है। बस इसी चीज़ को ओपन करके हमने रख दिया और ये हमारा VD के बराबर है। अब देखिए ये चीज़ हमें पता है कि ये चीज़ हमने क्या कंसिडर की है, 0, क्योंकि U एवरेज क्या होता है, 0 होता है। तो अकेला U एवरेज तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अकेला U एवरेज तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये, यानी कि VD हमारे पास क्या बचा, A। और अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे, इसे हम टो एवरेज लिखते हैं, ठीक है। एवरेज विश्रांति काल लिखते हैं, यानी सभी विश्रांति कालों का एवरेज निकाल लेते हैं। यानी कि विश्रांति काल का एवरेज क्या होगा, सभी विश्रांति कालों का एवरेज, ठीक है। इनका औसत हमने निकाल लिया और उसे हमने ये नेम दे दिया टो एवरेज, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई। और ए की वैल्यू हमें पता है कि त्वरण हमारा क्या लग रहा है, इसके बराबर लग रहा है, यानी VD का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये मिटा देते हैं एक बार। VD का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, देखते जाइएगा। VD हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं -E बटे में M, और यहाँ से आ जाता है विश्रांति काल का एवरेज। ये हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला किसका, अपवहन वेग का, ठीक है। टीचर्स अक्सर यहाँ पर ए की डायरेक्ट ये वैल्यूज करके करवा देते हैं, लेकिन ए का कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पर ज़रूरी था, जो कि हमने अभी पढ़ा पहले, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर अब लिख लेंगे, ये है औसत विश्रांति काल, ठीक है। और यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप लिख सकते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये M और E का पता है कि आपको इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश है, और ये इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये हो गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अपवहन वेग, ठीक है। ये हो जाता है हमारा अपवहन वेग। तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। बेसिकली अपवहन वेग का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर नंबर 1 था हमारा, चैप्टर को हमने बहुत ही धमाकेदार स्टार्टिंग कर दी है, कॉन्सेप्ट हम सारे समझते हुए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अपवहन वेग का फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन अपवहन वेग से रिलेटेड हमें काफ़ी चीज़ें आगे देखनी है, कि हमें अपवहन वेग का विद्युत धारा के साथ संबंध भी देखना है, और बाकी और भी क्वांटिटीज़ देखनी है। जैसे हमें उसके बाद धारा की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे अपवहन वेग की टर्म्स में, तो उसके बाद हमें विभवांतर की वैल्यू भी निकालनी होगी। उसके बाद हम डायरेक्ट जो है प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और आगे देखिए चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से हम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं बाकी आगे का पोर्शन। और करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।